हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं डिग्री पार्ट 2 के छात्रों के लिए थर्ड पेपर से क्लास लेने जा रहा हूँ। मैं वीडियो टीचिंग के माध्यम से क्लास ले रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि पार्ट 2 के छात्र मेरी इस ऑनलाइन टीचिंग से लाभान्वित होंगे। आज का जो टॉपिक है थर्ड पेपर से, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार, इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पिछले वर्ग में मैंने राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, पावर्स क्या हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया था कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति की दूसरी जो शक्ति है वह विधायी शक्तियाँ हैं, तीसरी जो शक्ति है वित्तीय शक्तियाँ हैं, चौथी न्यायिक शक्तियाँ और पांचवी संकटकालीन अधिकार और छठी विविध शक्तियाँ हैं। तो राष्ट्रपति के पांचवी जो शक्ति है संकटकालीन अधिकार, उसी को डिटेल में आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, संकटकालीन शक्तियाँ क्या हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं। पहली जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, 3 स्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और ये 3 स्थितियां हैं इस प्रकार। पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न संकट। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो जाए कि युद्ध या बाह्य आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति के कारण देश के किसी भाग या संपूर्ण देश की सुरक्षा खतरे में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा करेगा। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है। इस संबंध में केवल राष्ट्रपति के विश्वास की आवश्यकता है और आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति के निर्णय इस संबंध में अंतिम होता है। राष्ट्रपति के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसी उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है। अगर संसद द्वारा इस उद्घोषणा को स्वीकृति नहीं प्रदान की जाए तो 2 माह की अवधि के बाद आपातकाल का अंत हो जाएगा। अगर आपातकाल की उद्घोषणा के पूर्व लोकसभा विघटित हो जाए या उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में यह विघटित हो जाए तो केवल राज्यसभा से स्वीकृति ली जा सकती है। राज्यसभा की स्वीकृति के बाद लोकसभा के गठित होने पर, यानी नई लोकसभा के गठित होने पर उसकी प्रथम बैठक के 30 दिन के अंदर इसकी स्वीकृति मिल जानी चाहिए, अन्यथा इस अवधि के बाद उद्घोषणा का अंत हो जाएगा।
44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के नाम पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया गया है और सशस्त्र विद्रोह से कम किसी आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की उद्घोषणा करना संभव नहीं है। उद्घोषणा के संवैधानिक प्रभाव। घोषणा के संवैधानिक प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, इस घोषणा के प्रवर्तन काल में 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को 6 प्रदत्त स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाएंगी और राज्य इन स्वतंत्रताओं को स्थगित या प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना सकता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय लागू किया गया है तो उपर्युक्त 6 स्वतंत्रताएं निलंबित या समाप्त की जा सकती हैं, परंतु यदि आपातकाल की स्थिति सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू की गई है तो अनुच्छेद 19 में वर्णित व्यवस्थाओं को स्थगित नहीं किया जा सकता। दूसरा जो प्रभाव है वह है मूल संविधान में आपातकाल लागू होने पर अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को स्थगित करने की व्यवस्था की गई थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि आपातकाल में भी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक अन्य स्वतंत्रताओं का प्रश्न है, इनकी रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। तीसरा प्रभाव, आपातकाल की उद्घोषणा पर संघ का संघात्मक स्वरूप एकात्मक हो जाएगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति काफ़ी विस्तृत हो जाएगी। संघीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका को यह आदेश देने की अधिकृत हो जाएगी कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करें। चौथा जो प्रभाव है, संसद को संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र के लिए राज्य सूची के अंतर्गत वर्णित सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। पांचवा प्रभाव, आपात स्थिति में यदि संसद बैठक में न हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची में वर्णित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। छठा प्रभाव, राज्य सूची में वर्णित विषयों पर आपातकाल में संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने से अधिक प्रभावित नहीं रहेंगे। और सातवां प्रभाव, राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि संघ और राज्यों के बीच आय के वितरण संबंधी सभी या कोई उपबंध चालू वित्तीय वर्ष में उसके निर्देशानुसार संशोधित रहेंगे, परंतु ऐसा आदेश यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब दूसरी जो स्थिति है, आंतरिक अशांति उत्पन्न होने पर। आंतरिक अशांति उत्पन्न होने पर धारा 356 का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान केंद्रीय सरकार को यह उत्तरदायित्व देता है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के नियमों के अनुसार चलाई जाती है। अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं जिनमें किसी राज्य का शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। ऐसा संकट घोषित करने का तरीका वही है जो प्रथम प्रकार की संकट के घोषणा के लिए है। इस उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। अगर दोनों सदन 2 महीना के अंतर्गत इसकी स्वीकृति नहीं देते तो इसके बाद इस उद्घोषणा का अंत हो जाएगा। यदि इस उद्घोषणा के पहले या इस उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा की स्वीकृति अवश्य ली जाएगी। यदि नई लोकसभा अपनी प्रथम बैठक के 30 दिनों के अंदर इसकी स्वीकृति नहीं देती तो इस उद्घोषणा की समाप्ति
स्वतः हो जाएगी। धारा 356 घोषणा के संवैधानिक प्रभाव। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई आपातकाल घोषणा के संवैधानिक प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला, राष्ट्रपति किसी राज्याधिकारी की कार्यकारिणी शक्ति हस्तगत कर सकता है या राज्यपाल को स्थानांतरित कर सकता है या अन्य कार्यपालिका शक्ति को स्वयं धारण कर सकता है। दूसरा प्रभाव, राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय संसद करेगी। संसद ऐसे व्यवस्थापन की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान कर सकती है अथवा उसको यह अधिकार दे सकती है कि वह शक्ति किसी और अधिकारी को प्रदान करे। तीसरा प्रभाव, उद्घोषणा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त राज्य शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है। चौथा प्रभाव, जब लोकसभा की बैठक नहीं हो रही हो तो उस समय राष्ट्रपति स्वयं राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है। और पांचवा प्रभाव, राष्ट्रपति 19वें अनुच्छेद द्वारा दी गई नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगा सकता है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को स्थगित कर सकता है। आपातकाल की तीसरी स्थिति यानी वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर धारा 360 के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। जब राष्ट्रपति को इस बात का विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा के लिए वही विधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की उद्घोषणा के लिए निर्धारित है। अर्थात इस उद्घोषणा की स्वीकृति संसद के दोनों सदनों से 2 महीने के भीतर आवश्यक है, अन्यथा इस अवधि के पश्चात यह घोषणा स्वतः निरर्थक हो जाएगी। यदि 2 महीने पूर्व इस घोषणा के प्रवर्तन काल में लोकसभा विघटित हो जाए तो राज्यसभा की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। इसके बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिनों के अंतर्गत इसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, जिसके अभाव में 30 दिनों के बाद यह समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रपति दूसरी उद्घोषणा द्वारा इस उद्घोषणा का अंत कर सकेगा। धारा 356 का प्रभाव 360 यानी वित्तीय संकट का प्रभाव। वित्तीय आपात उद्घोषणा के इस प्रकार संवैधानिक परिणाम होंगे। पहला, वित्तीय आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में केंद्रीय कार्यपालिका राज्य सरकारों को आवश्यक आर्थिक निर्देश दे सकती है। दूसरा प्रभाव, केंद्र तथा राज्य सरकार के सभी अधिकारियों, न्यायाधीश भी के वेतन में कटौती की जा सकती है। तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रक्षित किए जा सकते हैं। चौथा प्रभाव, राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकता है। पांचवा प्रभाव, संकट काल की अवधि में अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती है तथा नागरिकों के संवैधानिक उपचार के अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के आपातकाल शक्तियों का आप सभी ने मेरे लेक्चर द्वारा सुना। मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति के जो संकटकालीन अधिकार हैं, इमरजेंसी पावर्स हैं, इसकी तैयारी आप मेरी इस वीडियो टीचिंग के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद।